हेलो स्टूडेंट्स। आइएगा, आज आप बात करते हैं जो हमारा चैप्टर चल रहा था मनी एंड मनी सप्लाई एंड डिमांड फॉर मनी से। तो अब तक जितने भी हमने थ्योरीज पढ़ चुके थे, उन थ्योरीज के बाद अब जो है एक नेक्स्ट थ्योरी जो है हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट अप्रोच को जो है पढ़ने जा रहे हैं, और उसका नाम है फ्राइड्समैन्स रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी विद रेफरेंस टू डिमांड फॉर मनी। तो डिमांड फॉर मनी की जो एक और थ्योरी जो है, एक और अप्रोच जो है, उसके साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। तो देखिएगा, फ्रीड्समैन की जो रीस्टेटमेंट थ्योरी है दैट इज बेस्ड ऑन द केन्स स्पेकुलेटिव मनी थ्योरी। तो जो उन्होंने केन्स ने जो है बोला था कि लोग जो है ट्रांजैक्शन के लिए पैसा रखते हैं, लेन देन के लिए रखते हैं, प्रिकॉशंस के लिए रखते हैं, और तीसरा उन्होंने जोड़ा था स्पेकुलेशन के लिए रखते हैं। यानी कि लोग स्पेकुलेट करते हैं और मनी जो है स्पेकुलेशन का एक सोर्स है, जिसकी वजह से मनी की डिमांड जो है की जाती है फॉर द स्पेकुलेशन पर्पजेज। अब यहाँ पर जो बात करेंगे फ्राइड्समैन की, तो फ्राइड्समैन ने क्या कहा, उसने इन चीज़ों के बारे में दो चीज़ें और जोड़ दी, और वो दो चीज़ें क्या जोड़ी वो अब आपने ध्यान से समझना है। डिमांड फॉर मनी इज अफेक्टेड बाय द सेम फैक्टर्स एज ए डिमांड फॉर अदर असेट्स। उसने कहा कि जिस तरीके से और असेट्स होती हैं उसकी डिमांड अफेक्ट करती है, उसी तरीके से मनी भी जो है उसी के ऊपर अफेक्ट करती है। तो वो क्या, एक असेट्स के ऊपर क्या चीज़ अफेक्ट करती है, ध्यान से समझिएगा। उन्होंने दो चीज़ों के बारे में बोला। जब आप किसी असेट्स को खरीद रहे हैं तो उस असेट से आप एक परमानेंट इनकम कमाना चाहते हैं, और दूसरी बात, उस इनकम के साथ जो आप कमाना चाहते हैं, तो आप जब किसी असेट से पैसा कमाते हैं तो उसको आप दूसरी असेट्स के कंपैरिजन में, उसके जो रिलेटिव रिटर्न्स हैं उसके साथ कंपेयर करके आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उन्होंने इस दो थ्योरी को जो है यहाँ पर बताया, और उन्होंने यही कहा कि जब भी कोई इन्वेस्टर किसी असेट्स को खरीदता है तो उसको वहाँ से परमानेंट इनकम मिलती है, और वो दूसरी असेट्स के साथ उसको कंपेयर करके ही खरीदता है। मान लीजिएगा आपको कोई एक प्लॉट भी खरीदना है, घर खरीदना है, तो आप जनरली दो तीन जगह जो है उसको ट्राई करते हैं। आप फिर सोचते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें, प्रॉपर्टी में करें, शेयर्स में करें, डिवेंचर्स में करें। तो ये जो कंपैरिजन होता है, तो ये कहते हैं कि जब डिमांड फॉर मनी स्पेकुलेशन पर्पज के लिए होती है, तो जो डिमांड करने वाला व्यक्ति है, यानी कि जो मनी की जो है डिमांड कर रहा है फॉर द स्पेकुलेटिव पर्पजेज, उसके दिमाग में दो चीज़ें होती हैं, एक परमानेंट इनकम, और फिर वो जो खरीदता है तो दूसरी एसेट्स के साथ उसको कंपेयर करता है, और तभी जो है वो दूसरी एसेट्स को खरीदने या ना खरीदने का फैसला करता है। तो सिंपल सी बात है, उन्होंने कहा कि दो चीज़ें जो है इम्पैक्ट करती हैं, और पहली चीज़ जो आप देखिएगा इम्पैक्ट कर रही है वो क्या है, परमानेंट इनकम। तो परमानेंट इनकम है। दूसरा है रिलेटिव रिटर्न्स ऑन एसेट्स, तो यानी कि वो जो उसके रिस्क है उसको भी जो है ध्यान में रखता है। तो फ्राइड्समैन कंसीडर्ड परमानेंट इनकम बट वेयर केन्स कंसीडर्ड करंट इनकम इन डिटरमाइनिंग द डिमांड फॉर मनी। अब ये जो रिलेटिव रिटर्न्स हैं, जनरली ये रिटर्न्स फ्यूचर्स की रिटर्न्स पे डिपेंड करती है। जब कोई असेट्स आप खरीदते हैं तो आपको जो रिटर्न्स हैं वो कहाँ पर मिलेंगी, फ्यूचर्स में मिलेंगी। तो फ्यूचर की जो रिटर्न्स हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू को आप बोलते हैं असेट्स की वैल्यू। तो आप लोग जानते भी हैं, आप लोग जो मोस्टली फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़े हुए हैं, कि अगर किसी भी वैल्यू ऑफ फर्म की अगर बात करते तो वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालते थे, EBIT डिवाइडेड बाय KO। इसका मतलब क्या होता था, कि इसका मतलब है कि फर्म की जो अर्निंग्स हैं उसको अगर उसकी कैपिटलाइजेशन रेट से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू फर्म आती थी। उसी तरीके से वैल्यू ऑफ इक्विटी की बात करें तो क्या होता था, अर्निंग आफ्टर टैक्स, यानी कि जो शेयर होल्डर्स की अर्निंग है उसको डिवाइड करते थे आप KE से। तो सिमिलरली वही अप्रोच जो है यहाँ पर रखी है। तो यहाँ पर इस अप्रोच के दौरान हमने ये बात देखनी है कि जो परमानेंट इनकम है उसको उसके डिस्काउंट रेट से निकालेंगे तो करंट वैल्यू ऑफ द वेल्थ आएगी। तो जो फ्रीडमैन यही बात कहते थे कि ये जो रिटर्न्स हैं ये क्या होंगी, और जो डिस्काउंट रेट है इस पर डिपेंड करेगा कि उसकी टोटल वेल्थ क्या होगी। तो ये डिपेंड करेगी कि कितनी वो मनी की जो है डिमांड करेंगे। और उसके बाद रिटर्न्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। तो कहता है कि नॉमिनल डिमांड फॉर मनी इज डिफाइंड एज द एवरेज रिटर्न ऑफ द 5 असेट्स क्लासेस इन द मोनेटाइज थ्योरी वर्ल्ड, नेमली मनी, बॉन्ड्स, इक्विटी, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। तो उन्होंने कहा कि जो इन्वेस्टमेंट है वो 5 जगह पर होती है। एक मनी के अंदर बात कर रहे हैं, दूसरा बॉन्ड या डेट इंस्ट्रूमेंट के अंदर, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के अंदर, फिजिकल कैपिटल, फिजिकल कैपिटल का मतलब है जो मशीन है, लैंड है, बिल्डिंग है, इस तरीके की, और उसके बाद इंसानों के अंदर यानी कि ह्यूमन रिसोर्स के अंदर, यानी कि उनकी टेक्निकल नो हाउ या उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को आप किस तरीके से एक्वायर करते हैं। तो इस तरीके से 5 जगह पे जो है लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये 5 असेट्स क्लास में से उन्होंने एक असेट्स क्लास को मनी बताया है।
तो कहता है कि जो 5 असेट्स क्लास होती है तो उसमें से मनी भी जो है एक इन्वेस्टमेंट का सोर्स है। द नॉमिनल डिमांड फॉर मनी इज पॉजिटिवली रिलेटेड इन द प्राइस लेवल। अब ये जो मनी है वो वास्तव में इन असेट्स क्लास के अंदर जो मनी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इन असेट्स क्लास के अंदर जो है इन्वेस्टेड होते हैं। तो उसने कहा कि जो रिटर्न्स आएंगी वो रिटर्न्स के ऊपर जो है डिपेंड करेगा। तो सीधी सी बात है कि स्पेकुलेटिव पर्पस के अंदर उसने दो ही चीज़ों पर बात की, एक तो परमानेंट इनकम और दूसरा उसकी रिलेटिव रिटर्न्स, यानी कि उसके अंदर जो रिस्क है वो कितने। तो नॉमिनल डिमांड फॉर द मनी इज इनवर्सली रिलेटेड टू द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी होल्डिंग्स। तो ध्यान रखिएगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है उसकी। तो मैंने आपको कहा कि वो सारी असेट्स क्लास को जैसे कंपेयर करते हैं तो उसी तरीके से वो मनी की जो रिटर्न्स हैं वो एक असेट्स की तरह जो है देखने के लिए मिलेगी। अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है, रेट ज़्यादा है इंटरेस्ट के, तो अल्टीमेटली वो क्या करेगा, उसको अगर अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है, अच्छा पैसा उसको ब्याज के रूप में मिल रहा है, तो वो डिमांड कम करेगा। लेकिन अगर उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिल रहा है तो वो क्या करेगा, पैसे को अपने पास रखना चाहेगा। द पॉजिटिव इन्फ्लेशन रेट रिड्यूस द रियल वैल्यू ऑफ मनी बैलेंस, देयर बाय इंक्रीजिंग द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी होल्डिंग्स। तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो वो अपने पास पैसा रखेगा तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा होगी होल्ड करने की, तो इसलिए वो मनी की वैल्यू कम रखेगा। तो सीधी सी बात यहाँ पर दो ही चीज़ें निकल कर आई हैं। यहाँ पर फ्रीड्समैन ने बोला कि देखिएगा वो परमानेंट इनकम की तरफ देखेगा कि उसको क्या रिटर्न्स मिलेंगी, और वो रिटर्न्स जो है उनके बेस पर जो है उस असेट्स की वैल्यू को डिटरमाइन करेगा। तो दो चीज़ें हैं, एक तो परमानेंट इनकम आएगी और उस इनकम के बेस पर जो है असेट्स की वैल्यू डिटरमाइन होगी। तो सीधी सी बात है, जैसे और असेट्स के लिए आप कैलकुलेट करते हैं उसी तरीके से मनी की जो चीज़ है, मनी की जो वैल्यू है, मनी की जो डिमांड है वो भी इन्हीं के ऊपर डिपेंड करेगी। तो अगर कोई व्यक्ति कब जो है मनी की डिमांड ज़्यादा करेगा, जब रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम होंगे, तो सीधी सी बात है रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम होंगे तो वो मनी की डिमांड क्या करेगा, रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम है तो वो मनी की डिमांड ज़्यादा करेगा क्योंकि उसके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। दूसरी बात क्या है कि उसको जो इनकम्स हैं परमानेंटली अगर मिल रही हैं और कहीं से भी किसी भी सोर्स से मनी, तो वो मनी की ज़्यादा डिमांड करेगा, और परमानेंट इनकम के सोर्स नहीं है तो वो मनी की डिमांड नहीं करेगा। तो सिंपल सी बात, यहाँ पर दो थ्योरी जो है वो यहाँ पर निकल कर आती है कि जो डिफरेंट असेट्स होती हैं हैव ए डिफरेंट रिटर्न, सच एज जीरो रिटर्न्स ऑन मनी। तो मनी पे तो कोई रिटर्न्स मिलती नहीं है, लेकिन अगर इन्फ्लेशन जीरो है या डिफ्लेशन है तो वो मनी रखना जो है उसके लिए फ़ायदे का सौदा है। इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स, डिविडेंड्स ऑन इक्विटी, कॉस्ट ऑफ स्टोरेज ऑन फिजिकल कैपिटल। तो सिंपल सी बात ये है कि इंटरेस्ट ऑन जो बॉन्ड्स है वो डिपेंड करता है, डिविडेंड ऑन इक्विटी, अगर आपके पास फिजिकल असेट्स है तो उसकी मेंटेनेंस वगैरह की जो कॉस्ट है वो आपको मेंटेन करनी पड़ती है। तो आप फिजिकल, मान लीजिए कि मैं एक बिल्डिंग खरीद लेता हूँ और उसके लिए मुझे सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है, उसका बिजली का मुझे मिनिमम बैलेंस पे करना पड़ता है, उस असेट्स की डेप्रीशिएशन है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए अगर वहाँ पर मुझे लगता है कि वहाँ से मुझे रिटर्न्स नहीं आएंगी तो मैं क्या करूँगा, मनी को अपने पास रखूँगा। लेकिन अगर मुझे इंटरेस्ट मिल रहा होगा तो मैं इंटरेस्ट अगर मुझे मिल रहा होगा बॉन्ड के ऊपर तो मैं बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करूंगा, उसके लिए मनी की डिमांड करूंगा। अगर मुझे डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स मिल रहा है, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स मिल रहा है, या मुझे कैपिटल एप्रिसिएशन मिल रहा है, तो सिंपल सी बात है वो सारी जो चीज़ें हैं वो मनी की डिमांड पर इम्पैक्ट करेंगे। तो इनकी थ्योरी के अंदर दो ही चीज़ें बात बोली गई, एक तो परमानेंट इनकम आएगी वो डिपेंड करेगी, और दूसरी बात उस परमानेंट इनकम की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, यानी कि जो वैल्यू ऑफ असेट्स है वो क्या होगी। तो दूसरी असेट्स की तरह यहाँ पर जो है मनी को भी एक असेट्स की तरह माना गया है, और मनी जो है कितना उसके लिए अर्न करके दे सकती है उसी के हिसाब से वो डिमांड करेगा। तो अल्टीमेटली जो भी असेट्स की उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी कि वो इक्विटी में पैसा लगा सकता है, बॉन्ड में पैसा लगा सकता है, फिजिकल असेट्स में, तो उसको क्या रिटर्न्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर उसको रिटर्न अपॉर्चुनिटीज़ हैं और वो रिटर्न अपॉर्चुनिटी इन्फ्लेशन से ज़्यादा है तो वो मनी की डिमांड करेगा। अगर रिटर्न अपॉर्चुनिटी इन्फ्लेशन से कम है तो वो मनी की डिमांड नहीं करेगा। तो सिंपल सी बात ये है, तो यहाँ पर इस थ्योरी के अंदर सीधी सी बात ये कही गई है कि उसके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, ये डिपेंड करता है कि वो कितनी डिमांड करेगा। अब देखिएगा यहाँ पर, अब इसी थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए टोबिन्स की थ्योरी आई, और टोबिन्स ने क्या कहा, टोबिन्स ने एक ही बात बोला कि जो लिक्विडिटी का प्रेफरेंस है उसके साथ एक चीज़ और भी है कि जब वो कहीं पर इन्वेस्ट करता है, स्पेकुलेटिव डिमांड करता है, तो उसके रिस्क कैसे हैं। तो जो रिस्क वाला फैक्टर है, तो अभी तक जो बात कर रहे थे फ्रीड्समैन रिटर्न की बात कर रहा था, और टोबिन्स क्या कर रहा है कि रिटर्न्स के साथ उसने एक वर्ड और जोड़ दिया, रिस्क। तो जहां पर उसके रिस्क किस तरीके के होंगे, उसको अगर वो पैसा लगा दिया क्या वो उसकी लिक्विडिटी आ जाएगी। मान लीजिएगा इक्विटी शेयर में पैसा लगा दिया तो क्या इक्विटी शेयर से पैसा वो तुरंत निकाल सकता है। उसने प्रॉपर्टी में पैसा लगा दिया तो क्या वो प्रॉपर्टी से पैसा तुरंत निकाल सकता है।
वहाँ पर प्रॉपर्टी में या इक्विटी शेयर्स में पैसा बढ़ने या घटने की संभावना कितनी है। तो वो जो फैक्टर्स हैं, तो टोबिन्स ने उस रिस्क फैक्टर को और इंक्लूड किया और उसने कहा कि जब लोग स्पेकुलेशन के लिए डिमांड करेंगे तो यहाँ पर वो रिस्क फैक्टर को और ध्यान रखेंगे। तो जो बाकी जो थ्योरीज है स्पेकुलेशंस के अंदर, तो आप ध्यान रखिएगा शुरू की जो थ्योरीज थी वो ट्रांजेक्शन्स के ऊपर बेस्ड थी, फिर आप देखिएगा प्रिकॉशंस के बेस पे थी, फिर स्पेकुलेशन के बेस में थी, फिर स्पेकुलेशंस के अंदर नई नई थ्योरीज हैं, यानी कि जैसे कि अभी फ्रिट्जमैन की देखी जहां पर कि वो रिलेटिव असेट्स की बात कर रहा है या उन रिलेटिव असेट्स के साथ उसकी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहा है। तो यहां पर टोबिन्स क्या बात कर रहा है, टोबिन्स कह रहा है कि बिजनेस के अंदर आप जो है पैसे को लेते हैं, किसी जगह पे पैसा लगाते हैं, तो उसमें एक रिस्क भी होता है। तो जब एक व्यक्ति डिमांड करेगा मनी की, तो वो खाली इंटरेस्ट के लिए या रिटर्न्स के लिए नहीं करेगा, वो अपने रिस्क को भी असेस करेगा और फिर इन दोनों फैक्टर को देखते हुए मनी की डिमांड करेगा। तो देखिएगा अब यहां पर क्या कहता है, तो डिमांड फॉर मनी एज ए बिहेवियर टुवर्ड्स द रिस्क टुवर्ड्स द टोबिन्स इन द क्लासिक आर्टिकल्स लिक्विडिटी प्रेफरेंसेस बिहेवियर टुवर्ड्स द रिस्क टोबिन एस्टेब्लिश दैट द थ्योरी ऑफ रिस्क अवॉइडिंग बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स। तो जो भी इंडिविजुअल्स है वो अपने रिस्क को जो है हटाना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से वो डिमांड करते हैं। इट इज प्रोवाइडेड दैट द फाउंडेशन फॉर द लिक्विडिटी प्रेफरेंस इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन द डिमांड फॉर मनी एंड द इंटरेस्ट रेट। तो देखिएगा सीधी सी बात बोली, ये जो हम हालांकि ये थ्योरी पीछे में भी जो है बाकी थ्योरीज के अंदर भी इंक्लूड थी कि जब इंटरेस्ट रेट और जो डिमांड ऑफ मनी है उसमें एक इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी कि विपरीत संबंध, यानी कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होंगे तो वो लिक्विड रूप में मनी की जो डिमांड है वो कम रखेगा, लेकिन जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होंगे तो वो डिमांड ऑफ मनी ज़्यादा करेगा। अब इसके बीच में एक नेगेटिव रिलेशनशिप बोली उसने कि डिमांड ऑफ मनी कब करेगा, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। तो डिमांड ऑफ मनी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होंगे तो डिमांड ऑफ मनी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टोबिन एक ही बात कहता है कि यहाँ पर इन्वेस्टर को रिस्क पता है, अगर उसको सस्ते रेट में पैसा लग रहा है तो वो रिस्की असेट्स में भी पैसा लगाएगा, वो खाली बॉन्ड में पैसा नहीं लगाएगा, वो रिस्क लेके पैसा लगाएगा, चाहे वो उसको इक्विटी में पैसा लगाना पड़े, बिजनेस में पैसा लगाना पड़े, या जो दूसरी असेट्स क्लास है उसमें पैसा लगाएगा। तो द रिस्क अवर्जन थ्योरी विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, तो वो सस्ते रेट पे पैसा उठाकर ज़्यादा डिमांड करेगा मनी की और उस पैसे को वो इन्वेस्ट करेगा अपनी पोर्टफोलियो के अंदर। तो मान लीजिए कि अगर आपको 2 रुपये 3% पे पैसा मिल रहा है तो आप पैसा उठाकर कहाँ लगा देंगे, तो आप डिमांड करेंगे मनी की और उस मनी को कहाँ पर लगा देंगे, इक्विटी मार्केट में या शेयर मार्केट में या इस तरीके की जो और जहाँ पर आपको ज़्यादा रिटर्न आ सकती हैं। तो ये जो थ्योरीज है ये रिस्क को भी साथ में कंसिडर कर रही है। तो ये कह रहा है कि खाली रिटर्न्स की बात नहीं करेंगे हम, रिस्क जो है वो लेने के लिए जो है पब्लिक जो है तैयार होगी, यानी कि जनरल पब्लिक है वो रिस्क लेगी और वहाँ से वो जो है मनी की डिमांड क्रिएट करेगी। तो जो बाकी जो असेट्स क्लास है वहाँ पर वो पैसा लगाएगा। अब टोबिन की जो अप्रोच थी, टोबिन क्या कहता था कि इंडिविजुअल ऑप्टिमल पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर डिटरमाइन होगा। तो जो भी इंडिविजुअल है वो डिफरेंट रिस्क देखेगा सभी बिजनेसेस के अंदर, जहां पर भी वो असेट्स के अंदर जो पैसा लगा रहा है, जिन जिन शेयर्स में, जिन जिन बॉन्ड्स में, जिन जिन असेट्स के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर या बाकी किसी असेट्स के अंदर, टेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल इज मैक्सिमम इज यूटिलिटी कंसिस्टेंट विद एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज। और ये कह रहा है कि हर इंडिविजुअल का जो टेस्ट होता है वो अलग होता है, कोई बॉन्ड में पैसा लगाना चाहता है, कोई गोल्ड में लगाना चाहता है। तो ये भी नहीं कह सकते कि खाली हुआ, तो सभी जो इंडिविजुअल्स हैं उनका टेस्ट जो होता है इन्वेस्टमेंट का वो डिफरेंट होता है। और इंडिविजुअल वुड होल्ड ए पोर्शन ऑफ हिज वेल्थ इन फॉर्म ऑफ मनी इन द पोर्टफोलियो। और कहता है हर आदमी जो है कुछ ना कुछ पैसा अपने पास रखना चाहता है, और वो क्यों रखना चाहता है, द रेट ऑफ रिटर्न ऑन होल्डिंग मनी वॉज मोर सर्टन देन द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ होल्डिंग इंटरेस्ट अर्निंग एसेट्स। तो कहता है द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ होल्डिंग मनी वॉज मोर सर्टन, कहता है कि जो पैसा उसके पास है वो ज़्यादा सर्टन है बजाय कि उसको इंटरेस्ट वाली जो है बीरिंग्स इंस्ट्रूमेंट में लगाने के। इट एंटेल्स नो कैपिटल गेन्स और लॉसेस। और उसने कहा कि जब कभी कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वहाँ पर जो है उसको कोई कैपिटल गेन, अगर बॉन्ड इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे कोई प्रॉफिट या लॉस को जो है उसने एज्यूम कर लिया कि वो नहीं होंगे। अब देखिएगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई इन दी वर्ड्स ऑफ टर्म। अब वो कहता है कि रिस्क इन्वॉल्व इन बाइंग और होल्डिंग द बॉन्ड्स। तो कहता है कि अगर वो बॉन्ड्स को खरीदेंगे तो किस तरीके के, अनसर्टेनिटी अबाउट फ्यूचर चेंज इन बॉन्ड प्राइस। तो कहता है अगर बॉन्ड को भी खरीदेगा तो फ्यूचर में प्राइस बदल सकते हैं बॉन्ड के। अब आप सोच रहे हो कि बॉन्ड के प्राइस कैसे बदलते हैं, बॉन्ड का प्राइस बदलता है रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से। अगर भविष्य में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने वाले हैं
और आपके पास कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के बॉन्ड है, तो आपके बॉन्ड की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा कम पैसा होगा वो ज़्यादा ब्याज कमा लेगा फ्यूचर के अंदर। और इसका वाइस वर्सा, अगर आप भविष्य में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने वाले हैं और कम हो जाते हैं, तो अभी जो प्रेजेंट में बॉन्ड है उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर कोई आदमी 100 रुपये के ऊपर 6% का इंटरेस्ट ले रहा है परपेचुअली, यानी कि ज़िंदगी भर के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट घट के 5% हो जाते हैं, तो आपके पास तो आज भी 6% ही पैसा आएगा अगर आपके पास परपेचुअल बॉन्ड है। तो भविष्य के अंदर जो परपेचुअल बॉन्ड जिस पे 6% इंटरेस्ट मिलता है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और वो इफेक्टिवली जो है 5% के रेट के आसपास एडजस्ट हो जाएगी, जिसको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के थ्रू आप कैलकुलेट करते हैं। यानी कि जो यील्ड टू मैच्योरिटी जिसको हम YTM बोलते हैं, तो यील्ड टू मैच्योरिटी का जो रेट है वो दोबारा से कैलकुलेट होगा, जिसकी वजह से जो है बॉन्ड के प्राइस बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं। अब गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड इक्विटीज आर सब्जेक्टेड टू मार्केट प्राइस वोलेटिलिटी। अब कहता है कि जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं, जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं और जो इक्विटीज़ हैं, आर सब्जेक्टेड टू मार्केट प्राइस, और मार्केट के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी वोलेटिलिटी बदलती है, जबकि मनी के अंदर नहीं होती। तो यही बात बोला था कि देयर इज नो कैपिटल लॉस और गेन्स इन मनी। तो कहता मनी के अंदर किसी तरीके का कैपिटल लॉस या गेन नहीं होता, जो कि बाकी असेट्स के अंदर होता है। द एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न ऑन बॉन्ड्स इज अनसर्टन, और बॉन्ड्स पे एक्चुअल रिटर्न क्या आएगी वो अनसर्टन है। और रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से बॉन्ड्स के रेट बदल सकते हैं। तो ये इस थ्योरी के अंदर पहली बात है। दूसरा, इंडिविजुअल विलिंग टू फेस द रिस्क दैट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बॉन्ड्स एक्सीड्स दैट ऑफ मनी, और कहता है इंडिविजुअल जो है वो रिस्क लेने के लिए तैयार होंगे। रैशनलिटी क्या है? रैशनलिटी ये है कि ज़्यादा रिस्क लेके ज़्यादा पैसा जो है वो कमा सकता है। वो क्या रिस्क है? तो वो इंडिविजुअल्स को ये पता है कि वो जिस चीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसके रिस्क और रिटर्न्स कितने हैं, अगर वो रिटर्न्स के लिए क्या सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, और अपने रिस्क को रिड्यूस करने के लिए उसको किस तरीके से जो है काम करना है। तो अल्टीमेटली वो अपने एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर किस तरीके से जो है अरेंजमेंट करनी है। तो रिस्क अवर्जन की बात ये है कि यानी कि जो इंडिविजुअल है उसको पूरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सर्विस है, और उसको कितना रिस्क लेना है वो उसी तरीके से इन्वेस्ट करता है। आप लोग जैसे FM पढ़ते थे तो आपको पता होगा कि जो KE ऑफ कंपनी अगर कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल से होती थी वो डिफरेंट होती थी हर कंपनी के अंदर। तो जो कंपनी के बीटा है उसके हिसाब से उसकी एक्सपेक्टेड रिटर्न होती है। तो उसी तरीके से इन्वेस्टर को ये पता है कि वो कौन सी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगा रहा है, या बॉन्ड में पैसा लगा रहा है, या रियल एस्टेट में पैसा लगा रहा है, या गोल्ड में जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसकी एक्सपेक्टेड रिटर्न कितनी है, और उसका जो ट्रेड ऑफ है बिटवीन द सेक्रीफाइस टू सम एक्सटेंट ऑफ हायर रिटर्न्स, तो हायर रिटर्न्स लेने के लिए उसके कितने रिस्क जो है हो सकते हैं, वो सब उसको इन्वेस्टर को जानकारी है। इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट, ये देखिएगा व्हेन द इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट द इंडिविजुअल्स पोर्टफोलियो विल बी अफेक्टेड बाय मोर होल्डिंग्स ऑफ बॉन्ड्स, तो अगर बढ़ जाएंगे तो वो ज़्यादा ज़्यादा बॉन्ड खरीदेगा, एंड रिड्यूस होल्डिंग ऑफ मनी, और पैसा अपने पास रखना पसंद नहीं करेगा। तो जो आपको इनवर्स रिलेशनशिप बताइए, तो ये इसके 5 डिटर्मिनेंट्स हैं। देखिएगा ये जो सवाल है एग्जाम के अंदर 3 से 4 नंबर से ज़्यादा नहीं आएगा, तो ध्यान रखिएगा जो भी क्वेश्चन हैं 3 से 4 नंबर के नहीं आते। तो देखिएगा बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ाते हैं, इसमें से आप नोट्स बनाते वक्त इतने ही ध्यान रखें कि आप जो 3 से 4 नंबर के लिए 60 से 80 शब्द ही जो है लिखने की जरूरत होती है। तो कुछ केसेस में आप 100 वर्ड्स तक जा सकते हैं, लेकिन जो है मोस्टली जो आंसर्स हैं टू द पॉइंट होने चाहिए, ज़्यादा बातें नहीं लिखनी है, क्योंकि पेपर के अंदर जो 40 मार्क्स का पेपर आएगा FM NECO का, तो जो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है उस इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन में छोटे छोटे क्वेश्चन 3 नंबर के, 2 नंबर के, इवन जो है 1 नंबर के भी कुछ क्वेश्चन होते हैं। तो उस ध्यान रखिएगा यहाँ पे, तो जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, क्योंकि जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है, तो आपने अगर इसमें से भी पढ़ना है तो आप इसमें से कुछ ही पॉइंट लिखेंगे, जैसे कि क्या जो उसको आपको जरूरत है, जैसे आप ये पहला पॉइंट लिख लेंगे, ये 2 पॉइंट लिख लेंगे, और बाद में आप या इसमें से जो है मेन पॉइंट लिख लेंगे। तो रिस्क इन्वॉल्व इन बाइंग ऑफ होल्डिंग बॉन्ड्स जो है, या इंडिविजुअल्स रैशनलिटी, तो रैशनलिटी में आपने एक लाइन लिखनी, रिस्क का वर्जन लिख लेना। तो आप ऐसा नहीं है कि आपने पूरा जो है लिखना है, लेकिन आप 5-7 बार जो है इसको पढ़ लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि क्या लिखना है खाली। तो जो मेन चीज़ है वो ही आपने लिखनी है, बाकी नहीं लिखनी है एग्जाम में। तो अगर आप बहुत बड़े नोट्स बनाएंगे जैसे, तो उस बड़े नोट्स के अंदर से आपको रिवाइज करने में दिक्कत आएगी। तो नोट्स बनाते वक्त आपने टू द पॉइंट बात करनी है। तो जब आपको पता है कि एग्जाम में 60 to 80 वर्ड्स लिख रहे हैं, तो आप जो अपने नोट्स बनाएंगे वो करीबन 150 वर्ड्स के बनाएंगे, क्योंकि जो आप पढ़ेंगे 150 तो आपको वो 60 to 80 ही याद रह जाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा नोट्स के अंदर आप उसका डबल लिखेंगे जितना आपने पेपर में अटेम्प्ट करना है, तो जिससे अगर आप कुछ भूल भी जाएंगे तो जो टू द पॉइंट बात है वो आप लिख पाएंगे। अब बात करते हैं मनी सप्लाई की, और देखिएगा ये मनी सप्लाई का जो चैप्टर है ये इसी यूनिट का पार्ट है। तो अब मनी सप्लाई का जो चैप्टर है ये आज पूरा का पूरा हम जो है
इस क्लास में कवर करने की जो है पूरी कोशिश करेंगे। तो अब आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और जो हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसीज़ वाला, तो वो भी जो है इसी चैप्टर के ऊपर डिपेंड है। तो अब आपको यहाँ पे कंसेप्चुअली सीखना है। तो जो अभी थ्योरीज आपने देखी थी वो हो सकता है कि थोड़ी आपको बोर लगी हो, लेकिन ये जो अब कंसेप्ट है ये बोर कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो थ्योरीज थी वो बड़े विद्वान लोगों ने जो है दी थी। तो उन थ्योरीज जो है में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा बोर लगा हो, लेकिन यहाँ पे कोई बोरियत अब आपको नहीं लगेगी। तो सबसे पहली बात देखिएगा मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के अंदर सबसे पहला मनी मार्केट। तो देखिएगा मनी मार्केट के अंदर जो कंसेप्ट है उसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि तो चार कंसेप्ट में बात करेंगे। सबसे पहले तो सोर्स ऑफ मनी सप्लाई, मनी सप्लाई आती कहाँ से है, यानी कि पैसा आता कहाँ से है। दूसरा मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई को नापते कैसे हैं कि कितनी मनी सप्लाई है एक पर्टिकुलर टाइम पे, वो आपने देखना है। तो यहाँ पे दो कंसेप्ट होंगे, स्टॉक कंसेप्ट और फ्लो कंसेप्ट। तो वो ध्यान रखेंगे कि मनी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो जो है स्टॉक कंसेप्ट है, और ड्यूरिंग ए पीरियड अगर हम बात करेंगे तो वो एक फ्लो कंसेप्ट है। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, तो जो मनी सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स हैं वो क्या है, और द कंसेप्ट ऑफ मनी मल्टीप्लायर। तो जो मनी सप्लाई कौन कौन से फैक्टर से अफेक्ट होती है वो डिस्कस करेंगे, किन किन की वजह से मनी सप्लाई अफेक्ट होती है। और फोर्थ जो मनी मल्टीप्लायर है उसका कंसेप्ट क्या है। तो ये जो चारों कंसेप्ट हैं ये हम इस पूरे के पूरे चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा क्या चीज़ जो है हमने पढ़नी है, और फिर हम करते हैं शुरुआत। हाँ जी, तो अब देखिएगा यहाँ पे सबसे पहली चीज आई मनी सप्लाई। क्या होती है मनी सप्लाई? तो देखिएगा मनी सप्लाई का मतलब है जो टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी पब्लिक के पास है। अब पब्लिक या पीपल जो है इकोनॉमी में वो क्या है, वो एक अलग इशू है। तो जो टोटल मनी पब्लिक के पास है उसको आप बोलते हैं मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई का जो कंसेप्ट है दैट इज स्टॉक वेरिएबल, यानी कि जो टोटल मनी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर लोगों के पास है वो हमें देखनी है। और उसके चेंज की अगर हम बात करें, चेंज इन द स्टॉक ऑफ मनी, तो उसको हम एक फ्लो कंसेप्ट बोलते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर पीरियड में कितना मनी की जो सप्लाई है वो चेंज हुई तो वो एक फ्लो कंसेप्ट हो जाएगा। तो सिंपल सी बात यहाँ पर केवल यही है कि मनी सप्लाई होती क्या है। तो मनी सप्लाई में देखिएगा द टर्म ऑफ मनी सप्लाई डिनोट्स द टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी अवेलेबल टू द पीपल इन एन इकोनॉमी। तो जो पब्लिक के पास है, और पीपल का मतलब खाली ये नहीं है कि मनी सप्लाई इंडिविजुअल्स के पास है। तो ये पीपल जो क्या चीज़ है ये अब हम आगे चल के बात करेंगे। द सप्लाई ऑफ मनी इज ए स्टॉक वेरिएबल। कैसा वेरिएबल है? स्टॉक, यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर आप चेंज इन मनी स्टॉक ऑफ मनी की बात करेंगे तो ये फ्लो कंसेप्ट है, राइट। अब यहाँ ध्यान रखिए द स्टॉक ऑफ मनी ऑलवेज रेफर टू द स्टॉक ऑफ मनी अवेलेबल टू द पब्लिक एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट एंड स्टोर ऑफ द वैल्यू। और पब्लिक किसके लिए जो है मनी की डिमांड करेगी वो हम बात कर चुके हैं, पेमेंट करने के लिए, स्टोर करने के लिए। और हम जो सारी थ्योरीज पढ़ चुके हैं कि ट्रांजेक्शन पर्पज़ के लिए, प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए, स्पेकुलेटिव पर्पज़ के लिए, तो हम सब पढ़ चुके हैं वहाँ पे। तो इट इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन द टोटल स्टॉक ऑफ मनी दैट रियली एग्जिट इन द इकोनॉमी। और कहता है दिस इज ऑलवेज स्मॉलर देन द टोटल स्टॉक ऑफ मनी, यानी कि जो टोटल स्टॉक ऑफ मनी है उसके मुकाबले में दैट रियली एग्जिट इन दी इकोनॉमी, तो ये हमेशा जो है छोटा अमाउंट रहता है। यानी कि जो दिस इज द स्मॉलर देन द टोटल स्टॉक, यानी कि जो टोटल स्टॉक है हमारे पास ऑफ मनी दैट रियली एग्जिट इन दी इकोनॉमी। तो ये जो है इसको आपको अभी बाद में बात करेंगे, अभी छोड़ दीजिए इसको। तो आप इसको मत लिखिएगा। तो आपको ये कंसेप्ट लिखना है मनी सप्लाई क्या होती है, और एक पर्टिकुलर टाइम पे लिखे तो स्टॉक है, और पीरियड में देखेंगे तो चेंज है तो फ्लो है। अब बात आती है कुछ डेफिनेशन। सबसे पहली बात है, तीन डेफिनेशन यहाँ पे पूछ रहे हैं, पब्लिक, गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम। क्या होते हैं ये? तो सबसे पहली बात है पब्लिक में किसको शामिल करते हैं, गवर्नमेंट में किसको शामिल करते हैं, और बैंकिंग सिस्टम में। तो जैसे अभी आप पीपल पढ़ रहे थे तो पीपल से आपको संबंध था कि पब्लिक क्या है, तो पब्लिक में क्या क्या इंक्लूड है वो हम बात करेंगे। तो देखिएगा पब्लिक का मतलब है ऑल इकोनॉमिक यूनिट्स, यानी जो भी इकोनॉमिकली कुछ कंज्यूम करेगा, कुछ लेगा, वो सब इंक्लूड है। तो ध्यान रखिएगा पब्लिक के अंदर जो है इंक्लूड है ऑल इकोनॉमिक यूनिट्स, सभी इकोनॉमिक यूनिट जो है वो उसके अंदर इंक्लूड है। और वो जो इकोनॉमिक यूनिट उसमें इंक्लूड है उसमें है हाउस होल्ड, फर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस।
एक्सेप्ट द प्रोड्यूसर ऑफ मनी, लेकिन जो मनी को प्रोड्यूस करने वाले लोग हैं, और मनी को प्रोड्यूस करने वाले लोग हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गारंटी से जो है आरबीआई जो है करेंसी नोट छापता है, तो अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट एंड द बैंकिंग सिस्टम, तो उसको आप छोड़ दीजिए। जो तो बैंकिंग सिस्टम जो है वो पब्लिक नहीं है। अब बैंकिंग सिस्टम के अंदर क्या है वो अभी हम बात करेंगे आपके साथ। तो बैंकिंग सिस्टम के अंदर कमर्शियल बैंक भी इंक्लूड है और आरबीआई भी इंक्लूड है। तो गवर्नमेंट एंड द बैंकिंग सिस्टम, तो बैंकिंग सिस्टम क्या है? द बैंकिंग सिस्टम इज द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड इट मींस द सेंट्रल बैंक, एंड ऑल द बैंक्स दैट एक्सेप्ट्स डिमांड डिपॉजिट, यानी कि कमर्शियल बैंक्स, डिपॉजिट फ्रॉम विच मनी कैन बी विड्रॉन बाय चेक, मेनली कासा डिपॉजिट। कासा का मतलब होता है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। तो सिंपल सी बात यहाँ पर जो आपको समझ में आई कि जो बैंकिंग सिस्टम है उसके अंदर दो चीज़ें इंक्लूड है। वन इज अ सेंट्रल बैंक एंड सेकंड इज द बैंक्स दैट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, यानी कि डिमांड डिपॉजिट मतलब सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट को हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। उसके बाद गवर्नमेंट क्या है? तो गवर्नमेंट इंक्लूड द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। अब ध्यान से यहाँ पर ये तो बात चीज़ आ गई समझते समझते। अब ये देखिएगा, आपको ये जो समझाया इसके अंदर दोनों चीज़ें हमने आगे डिफाइन कर दी। अब पब्लिक की पूरी डेफिनेशन देखिएगा। द वर्ड पब्लिक इंक्लूड्स ऑल लोकल अथॉरिटीज़। ऑल लोकल अथॉरिटीज़ मीन्स द एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, इस तरीके के जो डीडीए, तो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है जी, उस तरीके से एमसीडी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ गुड़गांव, तो जिस तरीके की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सब इंक्लूड। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज है वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। नॉन डिपार्टमेंटल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो नॉन डिपार्टमेंटल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, यानी कि जो पीएसयू कंपनीज है वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। फॉरेन के सेंट्रल बैंक्स, यानी कि जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, क्योंकि वो हमारे यहाँ पे जो बैंक है फॉरेन के, उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। किस में इंक्लूड नहीं किया गया? बैंकिंग सिस्टम में। तो वो किसका पार्ट है? पब्लिक का पार्ट है। एंड द गवर्नमेंट्स एंड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और अगर गवर्नमेंट अगर नॉन डिपार्टमेंटली अगर काम करती है, या जो आईएमएफ है, होल्ड पार्ट ऑफ इंडियन मनी, लेकिन ये तभी होंगे जब ये इंडियन मनी को इंडिया में होल्ड करते हैं। तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब इंडिया की मनी को अपने पास होल्ड करती है तो उस केस के अंदर गवर्नमेंट मानी जाएगी। लेकिन वो डिपार्टमेंटल, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट देखिएगा गवर्नमेंट्स हैं, लेकिन गवर्नमेंट एज ए कैश अगर होल्ड करती है, एज अ मनी होल्ड करती है, तो गवर्नमेंट भी जो है पब्लिक का पार्ट मानी जाएगी। तो ये तो थी बात यहाँ पर डेफिनेशन से संबंधित कि कौन किसके अंदर इंक्लूड है। अब बात करते हैं कि मनी सप्लाई जो है उसका रैशनल क्या है, क्या कारण है कि मनी सप्लाई को जो है मेज़र किया जाना चाहिए। देखिएगा कि मनी सप्लाई मेज़र करना क्यों ज़रूरी है, पहले आप इसको समझिएगा, पहले आपको समझाते हैं। देखिएगा एक कंट्री के अंदर कितनी मनी सप्लाई है, उससे उस कंट्री की इन्फ्लेशन, यानी कि उस इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन, और ग्रोथ, यानी कि वो कंट्री कितनी तरक्की करेगी, उसकी जीडीपी की ग्रोथ क्या होगी, उसमें कितनी इन्फ्लेशन होगी, ये सब चीज़ें जो है मनी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर बैंकिंग सिस्टम के अंदर बहुत सारी मनी आप सप्लाई कर देंगे, लोगों के हाथों में बहुत ज़्यादा पैसा होगा खर्च करने के लिए, तो दैट विल बी इन्फ्लेशनरी। तो वहाँ पर क्या होगी कि लोग ज़्यादा चीज़ों की डिमांड करेंगे, और वो चीज़ें अगर इंडिया में प्रोड्यूस नहीं हो रही हैं तो आप उनके लिए ज़्यादा प्राइस भी देने की पावर लोगों के पास आएंगी। तो ज़्यादा परचेजिंग पावर जो है वो किसको लीड करेगी? वो इन्फ्लेशन को लीड करेगी, लेकिन वो दूसरी तरफ ग्रोथ को भी बढ़ाएगी, क्योंकि जो चीज़ें आप प्रोड्यूस करेंगे वो उसके वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। लेकिन इंडिया जैसी इकोनॉमी के अंदर जहाँ पे कि बहुत सारे लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, तो वहाँ पर गवर्नमेंट को इस तरीके से इन्फ्लेशन से जो है लड़ना ज़रूरी होता है। और अगर एक बार महंगाई बढ़ जाती है तो गवर्नमेंट जो है उसको कंट्रोल नहीं कर पाती है, और वो एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है गवर्नमेंट के खुद के फिजिकल बजट के ऊपर भी पड़ता है। तो गवर्नमेंट जो है अपने जो है इन्फ्लेशन के एक टारगेट्स रखती है, वो जनरली 4-5% के आसपास रहते हैं। तो उससे ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं बढ़ने देती, क्योंकि इन्फ्लेशन तो बढ़ेगी लेकिन ग्रोथ भी बढ़ेगी, लेकिन जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो नहीं हो पाता है। दूसरी बात होती है ग्रोथ। तो अगर आप इन्फ्लेशन को बिल्कुल नीचे ले आएंगे तो उससे क्या होगा कि आपको ग्रोथ नहीं होगी। तो क्योंकि सब चीज़ें अगर सस्ती होती जाएंगी तो कोई सामान बनाना नहीं पसंद करेगा, लोगों की तरफ से एग्रीगेट डिमांड कम होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि अगर प्राइसेस नीचे की तरफ, इन्फ्लेशन नीचे की तरफ होगी, क्योंकि अगर मनी सप्लाई आप छोड़ोगे नहीं, लोगों के पास पैसा होगा नहीं, लोग डिमांड नहीं करेंगे, जो कंपनी है वो माल नहीं बनाएंगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा, उसका उल्टा इम्पैक्ट होगा। तो जो मॉनेटरी मेजर्स हैं उसके अंदर जो भी आरबीआई है, जनरली मैं आपको, क्योंकि पूरा आरबीआई ही कंट्रोल करता है विद द हेल्प ऑफ कमर्शियल बैंक्स, तो आरबीआई जो है एक ऐसे लेवल पर मनी को जो है रखने की कोशिश करता है, इतनी मनी सप्लाई छोड़ता है कि जिससे कि ग्रोथ के और इन्फ्लेशन के दोनों टारगेट्स जो
उसने सेट किए हैं उसको जो है ईजिली अचीव किया जा सके। तो सीधी सी बात क्या है कि जो इन्फ्लेशन है और ग्रोथ है वो आपस में एक दूसरे के साथ काम करती हैं। तो हाई इन्फ्लेशन हाई ग्रोथ की बात करता है, लेकिन क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पॉसिबल नहीं हो पाता इंडिया में, या जो गरीब लोग हैं उनकी रीच से बहुत सारी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो भी बाहर हो जाती हैं, तो गवर्नमेंट जो है इन्फ्लेशन को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने देती। और डिफ्लेशन जो होगी तो वो अल्टीमेटली जो है इकोनॉमिक सिस्टम रिसेशन या डिप्रेशन की सिचुएशन क्रिएट कर देती है। तो इन्फ्लेशन को एक पर्टिकुलर लेवल पर जो है रखने की कोशिश की जाती है और मॉनेटरी मेजर्स के रूप में आरबीआई इसकी तरफ जो है पूरा ध्यान रखता है। तो सबसे पहली बात क्या है कि क्यों जो है रैशनल है इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई का, वो मैंने आपके साथ बात कर दी। तो सीधी सी बात ये है कि ये जो कंसेप्ट है, तो जो ग्रोथ की बात करी वो मैं जीडीपी ग्रोथ की बात की, और दूसरा प्राइस लेवल की बात करी, स्टेबलाइज प्राइस लेवल मीन्स द इन्फ्लेशन। तो देयर आर टू फैक्टर्स, तो स्टेबलाइज द प्राइस लेवल मीन्स द स्टेबलाइज द इन्फ्लेशन, और दूसरी बात है ग्रोथ मीन्स द जीडीपी ग्रोथ। तो ये दोनों चीज़ें जो है रैशनल है इसका मनी सप्लाई से संबंधित। तो आइएगा हम इसकी बात करते हैं। इट फैसिलिट्स एनालिसिस ऑफ मॉनेटरी डेवलपमेंट्स। तो जो मॉनेटरी डेवलपमेंट्स हैं वो इसी के साथ जो है मेजर होते हैं मनी सप्लाई। टू इवेल्यूट द वेदर द स्टॉक ऑफ मनी इज कंसिस्टेंट विद द स्टैंडर्ड्स फॉर प्राइस स्टेबिलिटी, यानी कि जो प्राइस स्टेबल करने हैं उसके हिसाब से मनी सप्लाई ठीक है। एंड टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ डेविएशन फ्रॉम दैट स्टैंडर्ड। तो सेंट्रल बैंक ऑल ओवर द वर्ल्ड अडॉप्ट मॉनेटरी पॉलिसी टू स्टेबलाइज। क्या करते हैं स्टेबलाइज, क्या करते हैं स्टेबलाइज करते हैं प्राइस लेवल को। किसको स्टेबलाइज करते हैं प्राइस लेवल को। और दूसरा जीडीपी ग्रोथ, जो मैंने दोनों अभी आपके साथ डायरेक्टली कंट्रोलेबल बाय द सप्लाई ऑफ मनी। तो ये जो मनी ऑफ सप्लाई है इससे जो है इसको कंट्रोल किया जाता है। दिस अचीव्ड मेनली बाय मैनेजिंग द क्वांटिटी ऑफ मॉनेटरी बेस। तो अगर मॉनेटरी ईजिंग कर देंगे मनी ज़्यादा होगी तो इन्फ्लेशन ऊपर होगी। मॉनेटरी अगर टाइटनिंग कर देंगे पैसा कम छोड़ेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, इन्फ्लेशन तो कंट्रोल हो जाएगी लेकिन फिर वो ग्रोथ के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डालेगी। द सक्सेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी डिपेंड ऑन लार्ज एक्सटेंट टू द कंट्रोलेबिलिटी ऑफ मनी सप्लाई एंड द मॉनेटरी बेस। तो अल्टीमेटली कितना कंट्रोल करते हैं और कितना मॉनेटरी बेस है इस पर जो है डिपेंड करता है। तो आपको सबसे पहली बात ये समझ में आ गई कि मनी सप्लाई क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर मनी सप्लाई के जो बैंकिंग सिस्टम के थ्रू जो डाली जाती है वो अगर कम होगी या ज़्यादा होगी तो उसके दोनों के जो है अलग अलग तरीके के प्रभाव है। हाई अगर मनी सप्लाई होगी तो इन्फ्लेशन हो जाएगा, लो मनी सप्लाई होगी सॉरी हाई मनी सप्लाई होगी तो इन्फ्लेशन होगी, और इन्फ्लेशन होगी तो हाई ग्रोथ होगी। लेकिन क्या होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो इन्फ्लेशन ज़्यादा नहीं रख सकते ग्रोथ के लिए। ग्रोथ अगर आपको चाहिए, देखिएगा जब भी इंडिया के अंदर या वर्ल्ड में कहीं पर भी ग्रोथ हुई है तो इन्फ्लेशन के साथ हुई है। लेकिन इन्फ्लेशन जब बढ़ती है तो एक अनरेस्ट जो है सोसाइटी के अंदर आ जाता है, क्योंकि बहुत सारी सोसाइटी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है अपनी जो जरूरत की चीज़ें वो नहीं खरीद पाता। तो गवर्नमेंट जो है इतनी मनी सप्लाई नहीं छोड़ेगी कि इन्फ्लेशन एक ऐसे लेवल पर चली जाए जिसको मैनेज ना किया जा सके। और दूसरी तरफ जो है इन्फ्लेशन को जो है कंट्रोल करने के लिए जो है गवर्नमेंट जो है मनी सप्लाई कम करती है। लेकिन अगर मनी सप्लाई को बिल्कुल ही कम कर दोगे तो जो है इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं आएंगी। तो इन दोनों पैरामीटर्स को जो है कि स्टेबलाइज द प्राइस लेवल एंड सेकंड द जीडीपी ग्रोथ, इन दोनों पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए जो मनी सप्लाई जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मनी सप्लाई का जो कंसेप्ट है वो इसलिए बहुत ज़रूरी है सही तरीके से मैनेज करना, जिसकी वजह से ग्रोथ और जो इन्फ्लेशन है उस पर एक पर्टिकुलर तरीके से बैलेंस किया जा सके। अब बात करते हैं एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन इकोनॉमी। अब मनी सप्लाई के जो है सोर्सेज क्या है। अब देखिएगा जो मनी सप्लाई के जो सोर्सेज हैं अब उनकी बात हम कर रहे हैं। तो मनी सप्लाई में दो चीज़ें हैं, मॉनेटरी अथॉरिटी एंड बैंकिंग सिस्टम। अब मॉनेटरी के अंदर अथॉरिटी किसकी है, तो अथॉरिटी जो मॉनेटरी अथॉरिटी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है हर कंट्री के अंदर ये सारी जो पावर है गवर्नमेंट जो होती है किसी भी कंट्री के अंदर, जैसे इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तो वो आरबीआई को पावर देती है। इसी तरीके से जो बाकी कंट्रीज़ है वहाँ की जो गवर्नमेंट्स हैं, वहाँ के जो भी सेंट्रल बैंक्स हैं उनको इस तरीके की पावर देती है। तो वो जो सेंट्रल जो गवर्नमेंट ने जो पावर्स दी हैं वो वास्तव में मॉनेटरी अथॉरिटी का जो है काम करती हैं। तो उनके पास ये पूरा हक होता है कि वो कितनी जो है मार्केट के अंदर लिक्विडिटी छोड़ेंगे, कितनी मनी सप्लाई देंगे और कितनी हाई पावर्ड मनी जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। हाई पावर्ड मनी इसका मतलब है वो कितने नोट छापेंगे। तो अल्टीमेटली जो आरबीआई जो नोट छापता है उसको हाई पावर्ड मनी जो है बोला जाता है, क्योंकि पावर नोट छापने की उसी के पास है। तो अल्टीमेटली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सारी पावर्स देती है। तो सबसे पहली बात आती है मॉनेटरी अथॉरिटी क्या है। अगर मॉनेटरी अथॉरिटी पे सवाल आता है तो केवल 2 नंबर का सवाल आएगा, तो व्हाट डू मीन बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी। या बैंकिंग सिस्टम पे भी सवाल आएगा 2 नंबर का, और ये भी हो सकता है कि 1-1 नंबर में भी आ जाए।
तो एवरी कंट्री हैज इट्स सेंट्रल बैंक, प्राइमरी सोर्स ऑफ मनी इज एम्पावर्ड बाय टू इशू करेंसी, और इसके पास इशू करेंसी को करने की जो है पूरी हाई पावर्ड मनी इज इशूड बाय द मॉनेटरी अथॉरिटीज। ये मॉनेटरी अथॉरिटी इज द सोर्स ऑफ ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ मनी, और बाकी जो अदर फॉर्म्स ऑफ मनी है वो भी, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनकी भी जो है राइट्स है। तो इसका मतलब कि आप देखिएगा आरबीआई के जो बॉन्ड्स हैं वो भी जो है इशू करते हैं, तो अल्टीमेटली वो भी हाई पावर्ड मनी का ही पार्ट माना जाता है। तो आरबीआई बॉन्ड के थ्रू भी जो है पैसा मार्केट से ले सकता है या मार्केट में डाल सकता है। अगर वो अपने बॉन्ड इशू करता है तो जो एक्स्ट्रा मनी होती है वो आरबीआई के पास आ जाती है। तो ये आरबीआई का जो बॉन्ड्स है वो भी उसी का एक सोर्स है। और इसी तरीके से अगर वो आरबीआई नए बॉन्ड इशू करते हैं तो जब उससे सारा पैसा आरबीआई के पास, लेकिन आरबीआई उन्हीं बॉन्ड्स को जब दोबारा से रिडीम कर देता है तो पैसा पब्लिक के पास आ जाता है। द करेंसी इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ए फिएट मनी एंड इट्स वैल्यू इज गारंटेड बाय द गवर्नमेंट, और इसकी वैल्यू जो होती है वो किसके द्वारा जो है गारंटेड होती है, तो ये जो फिएट मनी है इसकी गवर्नमेंट जो है गारंटी देती है। गवर्नमेंट ने जो इसका टेंडर दिया होता है, लीगल टेंडर। द करेंसी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक इज द लाइबिलिटी ऑफ द सेंट्रल बैंक एंड द गवर्नमेंट, और ये जो है लाइबिलिटी है ये सेंट्रल बैंक की जो है लाइबिलिटीज मानी जाती है। द प्रिंसिपल करेंसी मस्ट बी बैक्ड बाय द इक्वल वैल्यू ऑफ असेट्स कंसिस्टिंग ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो जनरली जो नोट छापे जाते हैं तो उस टर्म पर या तो फॉरेन के जो है रिजर्व्स उतने रखे जाते हैं या उतना गोल्ड होता है। लेकिन अब देखिएगा जो हालात हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, जिस तरीके से करेंसी छप रही हैं, तो अब ये जो रिजर्व्स हैं ये पहले बराबर वैल्यू के होते थे। अगर आज से 50 या 60 साल पहले जाओ, जितना गोल्ड की वैल्यू होती थी उतने ही नोट छापते थे। लेकिन अब क्या है कि गोल्ड मान लीजिएगा 5% है तो आप 100 रुपये के नोट छाप लेते हो, यानी कि 5,000 के गोल्ड के ऊपर आप लाख रुपये का भी माल छाप लेते हो, लाख रुपये की भी करेंसी प्रिंट कर लेते हो। तो यहाँ पर अब एक परसेंटेज रख लिया है, जो कि पहले क्या होता था कि आप उसके बराबर वैल्यू ही प्रिंट करते थे गोल्ड के। इन प्रैक्टिस मोस्ट कंट्रीज आर अडॉप्टेड ए मिनिमम रिजर्व सिस्टम, तो इन्होंने सबने मिनिमम रिजर्व सिस्टम। द सेंट्रल बैंक इज एम्पावर्ड टू इशू करेंसी टू द एक्सटेंट बाय कीपिंग ए सर्टन मिनिमम रिजर्व ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटीज। तो अल्टीमेटली ये जो मॉनेटरी अथॉरिटी है ये वो वास्तव में आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रही है, जिनके पास करेंसी छापने की पावर है, हाई पावर्ड मनी जो है ये छाप सकते हैं। और इसके अलावा मैंने आरबीआई के बॉन्ड्स या जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं उनकी भी बात की, इससे भी जो है मनी की जो सप्लाई है वो देखी जाती है। और मनी की सप्लाई कितनी होगी उसमें दो ही चीज़ों का जो है बेसिकली रोल यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, कि जो आरबीआई है वो कितनी करेंसी नोट छापता है, ये जो दूसरी हाई पावर्ड मनी है उनको छापता है या उनको सेल परचेज करता है। तो ये आगे हम जो मॉनेटरी सिस्टम वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें वो डिटेल में भी आएगा। अब बात करते हैं बैंकिंग सिस्टम क्या है। अब बैंकिंग सिस्टम का मतलब क्या है? बैंकिंग सिस्टम का मतलब है कि जो मनी सप्लाई की प्रोसेस को देखे। तो बैंक क्रिएट मनी सप्लाई इन द प्रोसेस ऑफ बोरोइंग एंड लैंडिंग ट्रांजेक्शन विद द पब्लिक। मनी इज सो क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड क्रेडिट मनी। तो देखिएगा जो कमर्शियल बैंक्स हैं, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, ये सभी जो तरीके के जो बैंक्स हैं, दीज बैंक्स आर कमर्शियल बैंक्स। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग लोगों से डिपॉजिट लेते हैं और उस डिपॉजिट के पैसे को लोगों को उधार देते हैं। और ये खुद भी अगर इनको पैसे की ज़रूरत होती है तो ये डिपॉजिट्स के अलावा दूसरे तरीके से भी उधार लेते हैं। और इनका जो अर्निंग का जो मेन सोर्स है वो वास्तव में इंटरेस्ट अर्निंग है। तो ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं ये सस्ते रेट पे पैसा उठाते हैं और महंगे रेट पे पैसा जो है उधार लोगों को देते हैं। तो ये जो सिस्टम है इस पूरे सिस्टम के ऊपर आरबीआई जो है कंट्रोल करता है। तो ये जो बैंकिंग सिस्टम है ये किस तरीके से काम करता है किसी भी कंट्री के अंदर, ये वास्तव में कमर्शियल बैंक्स जो हैं यहाँ पर इस पूरे रोल को प्ले करते हैं। तो आप देखिएगा जहाँ पर हाई पावर्ड मनी आरबीआई के पास जो है कंट्रोल होती थी, वहीं पर जो बैंकिंग ऑपरेशन है आरबीआई जो है अपनी मॉनेटरी अथॉरिटी को यूज़ करते हुए, यानी कि मॉनेटरी अथॉरिटी आप जानते हैं आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो अपनी अथॉरिटी को यूज़ करते हुए कमर्शियल बैंक के साथ जो है पूरे बैंकिंग सिस्टम को जो है काम करता है। और बैंकिंग सिस्टम के अंदर एक बात ध्यान रखिएगा कि कमर्शियल बैंक के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी उसके अंदर इंक्लूड है। तो बैंकिंग का जो पूरा सिस्टम है उसके अंदर जो पूरे पार्टिसिपेंट्स है उसमें कमर्शियल बैंक भी इंक्लूड है और आरबीआई है। तो आरबीआई जो है हाई पावर्ड मनी के साथ जो है इस पूरी क्रेडिट मनी के खेल को जो है संभालता है कि कितना पैसा आप बैंक उधार दे पाएंगे। इन सब के लिए वो जो है बहुत सारी जो रेशोज है उनको यूज़ करता है, जिसमें कैश रिजर्व रेशियो है कि जो डिपॉजिट्स का कुछ पैसा जो है उनको आरबीआई के पास कैश के रूप में रखना है,
फिर एसएलआर का मेजरमेंट है कि जो सैचुरेटेड लिक्विड रेशो, कि जितनी भी उसके पास डिपॉजिट्स आए हैं उसका कुछ परसेंटेज जो है वो अपने पास इन्वेस्टमेंट के रूप में रखेगा। तो वो जो परसेंटेज है, ये जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, कैश रिजर्व रेशियो या एसएलआर रेशियोज, इन रेशियोज को चेंज करके जो है मनी सप्लाई को अफेक्ट किया जा सकता है। तो पूरे बैंकिंग सिस्टम के अंदर अगर एसएलआर के रेट बढ़ा देते हैं तो बैंक के पास उधार देने की पावर रिड्यूस हो जाती है। इसी तरीके से अगर सीआरआर बढ़ा देते हैं, ज़्यादा पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ता है, तो ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं ये कम पैसा उधार दे पाएंगे। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ये वास्तव में आरबीआई कंट्रोल करता है, और आरबीआई ही जो है आप मान सकते हैं कि पूरा का पूरा जो है मॉनेटरी अथॉरिटी है। तो मॉनेटरी अथॉरिटी, क्योंकि वैसे तो गवर्नमेंट है, लेकिन गवर्नमेंट अपनी सारी पावर जो है डेलीगेट कर देती है किसको, आरबीआई को। तो आरबीआई ही अल्टीमेटली जो है मॉनेटरी अथॉरिटी का काम करती है। तो हाई पावर्ड money and the credit money broadly considered the most common measures of money supply or the total money stock of a country। तो देखिएगा जो हाई पावर्ड मनी है, हाई पावर्ड मनी मतलब जो आरबीआई ने जो नोट छापे हैं बॉन्ड, एंड द क्रेडिट मनी ब्रॉडली कंसिडर्ड द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ मनी सप्लाई। तो इन्हीं से जो है मनी सप्लाई के जो है मेजर्स किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारी बात, अब हम थोड़ा आगे बढ़ें, तो अब उस बात को आगे बढ़ाने से पहले हम अब मेज़रमेंट की बात करेंगे कि किस तरीके से आरबीआई जो है मेज़रमेंट करता है मनी सप्लाई को। और ये आपने हो सकता है कि स्कूल टाइम में भी पढ़ा हो इकोनॉमिक्स में। तो अब आइएगा उन मनी मेज़रमेंट की बात करते हैं। तो देखिएगा जो मनी मेजरमेंट का जो कंसेप्ट है वो दो तरीके की मनी होती है, नैरो मनी एंड ब्रॉड मनी। तो देखिएगा 1967-68 तक आरबीआई जो पब्लिश करता था एक सिंगल नैरो मेजर ऑफ मनी सप्लाई होता था, जिसको हम M1 कहते थे। तो M1 जो है वो डिफाइन किया गया था एज अ सम ऑफ करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द पब्लिक। फ्रॉम 1967-68 ए ब्रॉडर मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई कॉल्ड एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज AMR वाज एडिशनली पब्लिश्ड बाय द आरबीआई। तो आरबीआई ने जो है मनी सप्लाई के कुछ और भी मेजरमेंट बताया कि इस तरीके से भी जो है मनी सप्लाई है। अब ये मनी सप्लाई के कौन सा मेजर किस टाइम काम करेगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मनी सप्लाई के मेजरमेंट्स हैं। गवर्नमेंट जो है आरबीआई को पूरी पावर देती है कि इस तरीके की जो मनी मेजरमेंट सप्लाई है ये केवल इस चीज़ को चेक करने के लिए ये वाला कितना है, ये वाला कितना है, ये वाला कितना है, ये वाला कितना है। जैसे आप देखिएगा, आप लोग अकाउंटिंग वाले जो लोग हैं वो सब लोग जानते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास असेट्स हैं, तो आपके पास फिक्स असेट्स हैं। अब फिक्स असेट्स के अंदर प्लांट मशीनरी कितनी है, लैंड बिल्डिंग कितनी है, उसी तरीके की मेजरमेंट्स हैं। तो मनी सप्लाई के जो है 4 इन्होंने जो है इंस्ट्रूमेंट्स दिए हैं। इसके अलावा भी तो लेटेस्ट में जो है और कुछ लिक्विडिटी मेजरमेंट्स भी आ चुके हैं, जिनकी अभी हम आगे चल के बात करेंगे। तो देखिएगा ये जो 4 मेजर्स हैं इनको आपने ध्यान से समझना है। अब ये जो 4 मेजरमेंट्स हैं उसमें सबसे पहला M1। M1 से हम ये देखते हैं कि अगर M1 के अंदर कि ये मनी सप्लाई है, हम M1 के हिसाब से आरबीआई ये मानता है कि ये मनी सप्लाई है। तो इसके अंदर जितने भी करेंसी नोट्स हैं, कोइंस विद द पब्लिक, यानी कि जो पीपल के पास जो है वो जितने भी करेंसी नोट्स कोइंस हैं वो मनी सप्लाई मानी जाती है। दूसरा, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ बैंक, जो भी पैसा आम लोगों ने बैंकों में रखा हुआ है, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में, तो वो पैसा भी हम कभी भी निकाल सकते हैं, तो वो भी जो है मनी सप्लाई है। तीसरा, अदर डिपॉजिट्स ऑफ आरबीआई, और अगर कोई और डिपॉजिट्स हैं जो आरबीआई के पास हैं, तो जनरली ये कमर्शियल बैंक्स के डिपॉजिट्स हैं जो आरबीआई के पास जनरली होते हैं, या बाकी जो कॉर्पोरेट्स हैं या जो कंपनीज हैं जो आरबीआई के पास कुछ पैसा आरबीआई के बॉन्ड्स में खरीदती हैं या उनके पास जो डिपॉजिट के रूप में रखती हैं। तो जनरली आरबीआई के पास जो है गवर्नमेंट के अकाउंट्स होते हैं, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके आरबीआई के पास अकाउंट होते हैं। तो वो जो डिपॉजिट्स हैं वो सब की सब जो है एक तरीके से मनी सप्लाई माने जाते हैं। तो ये कंसेप्ट है M1। तो M1 का जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं M2। M2 का जो कंसेप्ट है वो इससे थोड़ा ब्रॉड है। अब इससे थोड़ा सा ब्रॉड का मतलब है कि यहाँ पे जो डिपॉजिट्स है वो पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स इंक्लूड नहीं थी ऊपर वाले में, ओनली बैंकिंग सिस्टम में थी। तो इसके अंदर पोस्ट ऑफिस वाली भी इंक्लूड कर दी गई। तो M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट। लेकिन जो पोस्ट ऑफिस के जो डिपॉजिट्स हैं वो खाली सेविंग डिपॉजिट्स, यानी कि जो पोस्ट ऑफिस के अंदर आपने एफडी की हुई है वो इंक्लूड नहीं है। फिर तीसरा कंसेप्ट M3, और M3 का जो कंसेप्ट है वो कहता है कि जो M1 था वो है और प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम, यानी कि जो बैंक के पास आपने एफडी की हुई है वो भी इंक्लूड कर दिया। तो आप देखिएगा जो M1 था उसमें कौन से डिपॉजिट थे, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। इसमें क्या कर दिया कि M1 ये सारा तो था ही, और साथ में बैंकिंग सिस्टम के अंदर भी जो आपकी एफडी है वो भी। अब देखिएगा आएगा M4। तो M4 में क्या निकलने, तो M4 में देखिएगा सिंपल सी बात है, वही चीज़ें निकलेंगी जो सबको इंक्लूड कर दे। तो इसमें M3 हो गया। तो M3 में आप लोग देखिएगा इसमें यहाँ तक की दोनों चीज़ें, लेकिन इसमें पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट नहीं है M3 में। तो इसलिए पोस्ट ऑफिस के टोटल डिपॉजिट का मतलब
सेविंग डिपॉजिट्स भी हैं और साथ में कौन से भी हैं, टाइम डिपॉजिट्स भी, यानी कि जो भी आपने पोस्ट ऑफिस में जितने भी डिपॉजिट यानी कि एफडी है वो भी उसमें इंक्लूड है विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग्स ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इसमें एनएससी का सर्टिफिकेट नहीं है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो है उनको जो है डिपॉजिट नहीं माना जाता है, वो एक टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है, तो उसको यहाँ पे छोड़ दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा। तो ये जो है ये M1 M2 M3 M4 ये मनी सप्लाई के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी हमने बात आपके साथ की, तो ये आपको याद भी करने हैं। उसके बाद है एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ नैरो मनी। तो नैरो मनी मैंने आपको बात कर दी, जो M1 है वो उसको नैरो मनी जो है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं वो हम बात कर चुके हैं आपके साथ। तो उसके बाद डिमांड डिपॉजिट में क्या इंक्लूड होते हैं, तो डिमांड डिपॉजिट मैंने आपको बताया कि जो सेविंग के डिपॉजिट्स हैं और जो करंट अकाउंट के डिपॉजिट्स हैं उनको डिमांड डिपॉजिट बोला जाता है। अदर डिपॉजिट ऑफ आरबीआई क्या होता है, दीज आर द डिपॉजिट अदर देन हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड इंक्लूड्स द डिमांड डिपॉजिट ऑफ कास्ट गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के छोटे मोटे इंस्टीट्यूशन है उन्होंने जो पैसा डाल रखा है वो आपके अदर डिपॉजिट। इसमें आपको ज़्यादा ठीक है जी, नैरो मनी के अंदर अगर आपसे बात पूछेगा तो नैरो मनी को आपने एलोबरेट करना है, M1 में क्या क्या जो चीज़ें शामिल हैं तो उनको आप इनको शॉर्ट में आप लिख लेंगे, तो जो मैंने भी आपके साथ एलोबरेट किया। अब ये जो अगला क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स। अब देखिएगा ये न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स की जो कंसेप्ट है ये 1998 के अंदर जो है आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया, और उसके हिसाब से उसने जो पुराने कंसेप्ट थे M1 M2 M3 M4 उसके साथ कुछ और चीज़ें ऐड कर दी। तो इसका मतलब है उन्होंने न्यू एग्रीगेट्स और जोड़ दिया, यानी कि NM1 NM2 NM3, यानी कि मॉनेटरी एग्रीगेट्स में पहला मनी सप्लाई को M1 M2 M3 से था, अब नए कंसेप्ट और आ गए तो उनके सामने N शब्द और लगा दिया, यानी कि N1 N2 N3, और इसमें जो है NM1 है NM2 है NM3 है लेकिन NM4 नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहली बात आएगी कि इसको समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा व्हाट इज रिजर्व मनी। रिजर्व मनी क्या चीज होती है पहले इसको समझते हैं। तो देखिएगा रिजर्व मनी का मतलब है कि जो मनी सर्कुलेशन के अंदर है, जो मनी सर्कुलेशन में यानी कि चल रही है, लोगों के पास लेन देन के लिए है। दूसरा बैंकों के डिपॉजिट विद द आरबीआई, जो बैंकों ने डिपॉजिट रख रखे आरबीआई के पास वो इंक्लूड हो गए, और अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई यानी कि गवर्नमेंट को छोड़ के जो बाकी लोगों के जो अदर डिपॉजिट्स थे जो भी हम यहाँ बात कर रहे थे, ये देखिएगा अदर डिपॉजिट्स ऑफ आरबीआई। तो इन अदर डिपॉजिट्स की अगर हम बात करें तो ये इसके अंदर जो है इंक्लूड है। तो सिंपल सी बात यहाँ पर निकल कर के आई कि जो रिजर्व मनी है वो तीन चीज़ों का टोटल है, जो मनी सर्कुलेशन के अंदर है, जो बैंकों के डिपॉजिट यानी कमर्शियल बैंकों के डिपॉजिट आरबीआई के पास है, उसके बाद जो अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई है, तो वो सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड है। अब उसके बाद जो हम बात करें तो NM1 के अंदर क्या है, NM1 के अंदर है करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम एंड अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। NM1 का मतलब है कि जो करेंसी है पब्लिक के पास, जो डिमांड डिपॉजिट जमा कर रखे हैं, यानी कि डिमांड का मतलब है कासा, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडी नहीं है इनमें इंक्लूड, और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, इसको हमने NM1 बोला है। तो NM1 जो है न्यू मॉनेटरी जो मेजरमेंट्स हैं, तो NM1 जो है मनी सप्लाई का मेजरमेंट है। तो करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम एंड अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, तीन चीज़ों का टोटल है, करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम एंड अदर डिपॉजिट। अब NM2 के अंदर क्या है, तो NM2 के अंदर NM1 है, जो NM1 है वो तो है ही, उसके बाद है शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट ऑफ रेजिडेंट। अब शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट मतलब एफडी, जो एफडी कर रखी है, इंक्लूडिंग अप टू कॉन्ट्रेक्चुअल मैच्योरिटी ऑफ 1 ईयर, और जो आपने एफडी कर रखी है वो कब तक, 1 साल वाली, अप टू 1 ईयर, यानी कि आपकी लॉन्ग टर्म वाली नहीं है। तो इस न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स में 1 साल तक की जो बैंक में एफडी की हुई है उसको भी ऐड कर दिया गया है। तो ये थोड़ी और ब्रॉड मनी आ गई। ब्रॉड मनी का मतलब है यहाँ पे तो आपका क्या था, खाली यहाँ पे तो खाली क्या था, कासा, यहाँ पे कासा के अलावा 1 साल तक की एफडी और ऐड कर दी गई। उसका बाद है NM3, तो ये और ब्रॉड है, ये मतलब ये और ब्रॉड मनी है। तो ब्रॉड मनी की जो मनी सप्लाई की ये और ब्रॉड वैल्यू है, तो इसमें NM2 आ गया है। तो ये जो सारी वैल्यूज ऊपर की थी वो तो आई गई हैं। लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स ऑफ रेजिडेंट, यानी कि इसका मतलब जो 1 साल से ज़्यादा वाली एफडी है, यानी कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म तो 1 साल वाली थी,
1 साल से ज़्यादा वाली जो एफडी है वो भी इंक्लूड होगी, यानी कि एफडी मोर देन 1 ईयर वाली भी इसके अंदर ऐड हो गई। प्लस कॉल टर्म फंडिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो कॉल टर्म फंडिंग फ्रॉम फाइनेंशियल, तो ये जो एक कॉल मनी मार्केट होती है, तो कॉल टर्म फंडिंग फ्रॉम फाइनेंशियल, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको बैंकों ने फंड कर रखा है, या इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने दूसरी कंपनीज को फंड कर रखा है। तो ये जो फंडिंग है ये कॉल टर्म फंडिंग है, यानी कि जब ये चाहेंगे तभी वो पैसा वापस जो है बोरोर को देना पड़ेगा। तो सीधी सी बात क्या है कि जो लेने वाले और जो देने वाले हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो जो भी पैसा एक दूसरे से कभी भी डिमांड कर सकते हैं, कभी भी उस पैसे को अपने को जो उधार दिया वो पैसा मांग सकते हैं। तो वो पैसा भी NM3 के अंदर ऐड कर दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपने जैसे आपने M1 M2 याद करना है, उसी तरीके से NM1 NM2 और NM3 भी जो है आपने याद करना है। तो इस क्लास के अंदर मैं जो है यहीं पे ओवर कर रहा हूँ, और जो बाकी का पोर्शन है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है कंप्लीट करेंगे। तो मैं इस क्लास को यहीं पे ओवर कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम दूसरा पार्ट करेंगे।